एक बहुत ही जाना पहचाना और सच कहूं तो दिल बैठा देने वाला एहसास। अब महीनों से किसी ट्रिप का प्लान बना रही हैं, बहुत उत्साह है, बैग्स पैक हो चुके हैं, कैब दरवाजे पर है और तभी फोन पर एक मैसेज आता है, योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। और ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत, सारा उत्साह सब सब एक पल में हवा हो गया। हम्म। और यही कहानी आजकल भारत में लाखों यात्रियों की बन गई है। तो आज हम भारतीय एविएशन सेक्टर में चल रहे इसी संकट की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। आखिर पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? क्योंकि ये सिर्फ कुछ हजार उड़ानों के रद्द होने की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और उलझी हुई समस्या है जिसने देश की पूरी हवाई व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये संकट कई वजहों का एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। तो हमारा मकसद आज इसी गुत्थी को सुलझाना है, ये समझना कि कैसे कुछ इंजनों में आई एक छोटी सी तकनीकी खराबी ने पैसों की तंगी, स्टाफ की कमी और आखिरकार एयरपोर्ट पर मचे हंगामे का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिससे कोई बच नहीं पाया। चलो इसे खोल कर देखते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जैसा आपने कहा, ये कोई एक अकेली समस्या नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। हाँ, एक के बाद एक कड़ियां गिरती चली गई। और आज की हमारी पड़ताल इसी चेन को समझने की है। कैसे एक इंजन का पुर्जा जो शायद अमेरिका में बना हो, आखिरकार दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की छुट्टियों और जरूरी कामों पर पानी फेर देता है। हर चीज दूसरी से जुड़ी हुई है। तो फिर इसी चेन की पहली और सबसे अहम कड़ी से शुरू करते हैं। संकट की जड़ में है एक तकनीकी समस्या, इंजनों की दगाबाजी। खासतौर पर प्रैट एंड विटनी के बनाए हुए इंजन जिनमें कुछ गंभीर खामियां पाई गईं। राइट। इसका नतीजा ये हुआ कि एयरलाइनों को अपने दर्जनों विमानों को जमीन पर खड़ा करना पड़ा। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं 100 से ज्यादा विमानों की। सोचिए 100 हवाई जहाज जो उड़ने के लिए बने थे लेकिन हैंगर में बस धूल फेंक रहे थे। और इन 100 विमानों का जमीन पर होना ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि रातों रात सिस्टम से हजारों सीटें गायब हो गई। सही बात है। लेकिन यात्रियों की संख्या तो कम नहीं हुई, वो तो बढ़ ही रही थी। हाँ। तो नतीजा क्या हुआ? कम उड़ाने, बची हुई सीटों के लिए जबरदस्त मारामारी और टिकट की कीमतें आसमान पर। एग्जैक्टली। लेकिन इसका एक और गहरा असर हुआ जो यात्रियों को तुरंत दिखाई नहीं देता। जो विमान जमीन पर खड़ा है वो एयरलाइन के लिए एक सफेद हाथी बन जाता है। मतलब उसकी पार्किंग फीस, मेंटेनेंस का खर्च और अगर विमान लीज पर है तो उसका किराया, ये सब मिलाकर एक दिन का खर्च लाखों में होता है। ओह। मतलब कमाई शून्य और खर्च चालू। और जो आपने बात कही वो असल में एक दोहरी मार थी एयरलाइंस के लिए। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो विमान जमीन पर खड़े होके पैसा गंवा रहे थे, दूसरी तरफ जो नए विमान या बदले जाने वाले इंजन आने थे उनकी सप्लाई चेन में महीनों की देरी हो रही थी। सही। तो एयरलाइनें एक अजीब सी स्थिति में फंस गईं। ना वो अपने मौजूदा विमान उड़ा पा रही थीं, ना उन्हें नए मिल रहे थे। बिल्कुल। और ये भारतीय एविएशन के एक बड़े विरोधाभास को दिखाता है। कैसा विरोधाभास? अब देखिए, एक तरफ हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एविएशन मार्केट है। हमारे यहाँ हवाई यात्रा करने वालों की संख्या रॉकेट की तरह बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बुनियाद इतनी नाजुक है कि एक विदेशी सप्लायर जैसे यहाँ प्रैट एंड विटनी, उसकी एक समस्या पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला सकती है। सही है। ये दिखाता है कि सिर्फ डिमांड होना ही काफी नहीं है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो सप्लाई चेन, मेंटेनेंस, रिपेयर का जो पूरा इकोसिस्टम चाहिए वो भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। और इस मामले में हम कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुए। और मुझे लगता है इस आग में घी डालने का काम फिर दूसरे आर्थिक कारकों ने भी किया होगा, है ना? जैसे ईंधन की कीमतें या डॉलर का रेट। हाँ, निश्चित रूप से। तेल की बढ़ती कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना, इन दोनों ने एयरलाइनों की लागत को और बढ़ा दिया। अच्छा। उनके ज्यादातर बड़े खर्चे जैसे विमान की लीज, स्पेयर पार्ट्स, ईंधन, ये सब डॉलर में होते हैं। तो जब रुपया कमजोर होता है तो उनका खर्च अपने आप बढ़ जाता है। तो एक तरफ आपकी कमाई का जरिया जमीन पे है और दूसरी तरफ आपका खर्च लगातार बढ़ रहा है। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक जानलेवा कॉम्बिनेशन है। गो फर्स्ट का उदाहरण हमारे सामने है। बिल्कुल। गो फर्स्ट एयरलाइन का दिवालिया होना इसी जहरीले कॉकटेल का नतीजा था। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। ये तो हुई मशीनों और पैसों की बात, लेकिन इन सब के बीच जो इंसान पिस रहे थे, पायलट, क्रू, ग्राउंड स्टाफ, उनकी कहानी क्या थी? उन पर क्या असर पड़ रहा था? असर बहुत भयानक था।
देखिए, जब सिस्टम पर दबाव आता है तो वो दबाव सबसे पहले इंसानों पर ही ट्रांसफर होता है। हाँ। विमानों की कमी का मतलब था कि बचे हुए विमानों और क्रू से ज्यादा काम लिया जा रहा था। शेड्यूल बिगड़ गए, पायलटों को लगातार उड़ानें भरनी पड़ रही थीं, जिससे उनमें थकान बढ़ने लगी। केबिन क्रू के बीमार पड़ने की खबरें तो आम हो गईं। और ग्राउंड पर? और जमीन पर ग्राउंड स्टाफ को हर दिन हजारों नाराज और परेशान यात्रियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। पूरा माहौल ही तनावपूर्ण हो गया था। तो एक मिनट, आप ये कह रही हैं कि इंजन की समस्या ने सिर्फ उड़ानें कम नहीं की, बल्कि इसने पायलट और क्रू की जो कमी थी उसे और भी बदतर बना दिया। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक दुष्चक्र ही था। और इसी मानवीय पहलू और बढ़ती थकान को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए DGCA, जो हमारी रेगुलेटर है, हाँ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत में हवाई सुरक्षा की सबसे बड़ी संस्था है, उसने एक नया नियम लागू किया। इस नियम के तहत पायलटों के लिए उड़ान के घंटों के बीच आराम का समय बढ़ा दिया गया। जो कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है। शानदार और बेहद जरूरी कदम था, क्योंकि थका हुआ पायलट किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसका नतीजा तो कुछ और ही निकला। जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, सुरक्षा के लिए बनाया गया नियम ही परेशानी का सबब बन गया। ये कैसे हुआ? हाँ, और यहीं पर नीति और जमीनी हकीकत का टकराव देखने को मिला। नियम बहुत अच्छा था, इरादा नेक था, लेकिन इंडस्ट्री उसे लागू करने के लिए तैयार नहीं थी। उनके पास पायलट नहीं थे। उनके पास इतने अतिरिक्त पायलट ही नहीं थे कि वो नए नियमों के हिसाब से अपना रोस्टर बना पाती। नतीजा, इंडिगो जैसी भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन को भी रातों रात सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सिर्फ इसलिए क्योंकि पायलटों को ज्यादा आराम देना था? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास नए नियमों के तहत उड़ान भरने के लिए पूरी तरह ऑस्क्रूड थे, पायलट ही नहीं थे। लेकिन क्या DGCA के पास कोई और विकल्प था? मतलब क्या वो सिर्फ इसलिए सुरक्षा से समझौता कर सकते थे कि एयरलाइनें तैयार नहीं थी? ये तो यात्रियों की जान से खेलने जैसा होता। ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, और यही इस मामले की जटिलता है। DGCA का काम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और उस पर वे कोई समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने सही किया, लेकिन ये घटना इस बात पर रोशनी डालती है कि नियम बनाने और उसे लागू करने के बीच एक तालमेल होना कितना जरूरी है। शायद इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता था, या एयरलाइंस को तैयारी के लिए थोड़ा और समय दिया जा सकता था। बिल्कुल, ये संकट दिखाता है कि सुरक्षा और संचालन के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन होता है, और जब वो बिगड़ता है तो उसका खामियाजा सीधा यात्री को भुगतना पड़ता है। और यात्री ने वो खामियाजा भुगता भी, बुरी तरह भुगता। एयरपोर्ट पर जो हंगामा हुआ, उसकी तस्वीरें और वीडियो हम सबने देखे हैं। जी। हमारे स्रोत बताते हैं कि एयरपोर्ट्स जंग के मैदान जैसे बन गए थे। चेक इन काउंटरों पर मीलों लंबी कतारें, सिक्योरिटी में घंटों का इंतजार, और सबसे बुरा था वो अनिश्चितता का माहौल। एक यात्री का जिक्र है जो अपनी बेटी के कॉन्वोकेशन के लिए जा रहे थे और एयरपोर्ट पर 12 घंटे फंसे रहे। ओह नहीं। और अंत में उन्हें पता चला कि फ्लाइट ही रद्द हो गई है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर तो लोग मजाक कर रहे थे कि एयरपोर्ट पर चेक इन करने और फ्लाइट में बैठने के बीच उनका एक और जन्मदिन निकल गया। मजाक अपनी में, लेकिन ये यात्रियों की हताशा और बेबसी को दिखाता है। और ये सिर्फ असुविधा की बात नहीं है, ये भरोसे का संकट है। सही कहा। हवाई यात्रा एक वादे पर चलती है कि अगर आपने टिकट खरीदा है तो हम आपको सुरक्षित और समय पर आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जब ये वादा बार बार टूटता है तो ये सिर्फ एक एयरलाइन की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये पूरे उद्योग की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करता है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या हवाई यात्रा अब एक विश्वसनीय विकल्प रह भी गया है या नहीं। एग्जैक्टली। ये एक गहरा और लंबे समय तक असर डालने वाला नुकसान है। और जब लग रहा था कि चीजें इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती, तभी इस संकट में एक और बहुत परेशान करने वाला पहलू जुड़ गया। सुरक्षा पर एक सीधा और गंभीर सवाल। एयर इंडिया की एक घटना सामने आई जहां उनका एक विमान बिना वैध एयरवर्थीनेस सर्टिफिकेट के उड़ान भरता हुआ पाया गया। ये क्या मामला था? ये एक बहुत ही गंभीर मामला था। एयरवर्थीनेस सर्टिफिकेट जो है वो असल में एक तरह की फिटनेस गारंटी है। अच्छा। DGCA ये सर्टिफिकेट तभी देता है जब वो पूरी तरह से पक्का कर ले कि विमान का हर एक पुर्जा ठीक से काम कर रहा है, कि वो उड़ने के लिए पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। तो इसके बिना उड़ना गैर कानूनी और बेहद खतरनाक है। ये ऐसा है जैसे आप बिना ब्रेक वाली गाड़ी को हाईवे पर चला रहे हों। तो इस पर रेगुलेटर की क्या प्रतिक्रिया रही? DGCA ने क्या किया? DGCA की प्रतिक्रिया बहुत तेज और सख्त थी। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए, उस विमान को जमीन पर उतार दिया और एयरलाइन के संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया।
ये घटना इस संकट को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक स्तर पर ले गई। अब तक हम संचालन, वित्तीय और स्टाफ की समस्याओं की बात कर रहे थे, जो गंभीर थीं, लेकिन फिर भी मैनेज की जा सकती थी। पर ये तो सीधे सुरक्षा की बात आ गए। बिल्कुल। ये मामला सीधे सीधे सुरक्षा के मौलिक नियमों के उल्लंघन का था। और सुरक्षा वो रेड लाइन है जिसे कोई भी नियामक पार करने की इजाजत नहीं दे सकता। इसने पूरी इंडस्ट्री को एक सख्त संदेश दिया कि चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, सुरक्षा नियमों से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हम कहाँ खड़े हैं? हमने देखा कि ये तकनीकी, वित्तीय, स्टाफ और नियामक चुनौतियों का एक जटिल जाल है। एक तरफ इंजन की कमी, दूसरी तरफ पैसों का दबाव, तीसरी तरफ पायलट और क्रू की कमी, और इन सब के ऊपर कड़े होते सुरक्षा नियम। ये वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म है। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? रास्ता है, लेकिन वो आसान और तेज नहीं है। हमारे स्रोत में विशेषज्ञों का यही मानना है। अच्छी खबर यह है कि प्रैट एंड विटनी ने अपनी समस्याओं को ठीक करना शुरू कर दिया है और नए सुधरे हुए इंजन की सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा। जैसे जैसे ये इंजन आएंगे, जमीन पर खड़े विमान वापस हवा में आएंगे, जिससे सीटों की कमी दूर होगी। और स्टाफ की कमी का क्या एयरलाइनें उस पे भी काम कर रही हैं? हाँ, एयरलाइनें बड़े पैमाने पे पायलटों और कैबिन क्रू की भर्ती कर रही हैं। लेकिन इसमें तो समय लगता होगा। बिल्कुल, इसमें समय लगता है। एक पायलट को तैयार करने में महीनों या सालों लग जाते हैं। तो ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। पर एयरलाइनों ने इस संकट से सबक भी सीखा है। वे अपने ऑपरेशन, अपनी प्लानिंग को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद यही है कि अगर ये सभी चीजें सही दिशा में चलती रहीं, तो अगले कुछ महीनों में हालात काफी हद तक सामान्य हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये संकट एक बहुस्तरीय समस्या थी, जहां एक तकनीकी विफलता ने एक डोमिनो प्रभाव पैदा किया, जिसने वित्तीय हालात, स्टाफ की उपलब्धता और अंततः हम सभी के यानी यात्रियों के अनुभव को बुरी तरह प्रभावित किया। एक इंजन की खराबी ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक सवाल जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है, हमारे स्रोत में भारतीय एविएशन सेक्टर के उभरने की क्षमता का जिक्र है और इसमें कोई शक नहीं कि यह सेक्टर बहुत मजबूत है। हाँ, ये हमेशा से रहा है और पहले भी कई संकटों से उभरा है। लेकिन इस पूरे संकट ने भारतीय एविएशन सेक्टर को एक बहुत बड़ा और महंगा सबक सिखाया है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम इस संकट से उभरेंगे, वो तो हम कर ही लेंगे। असली सवाल ये है कि क्या एयरलाइनें और नियामक सिर्फ इस मौजूदा संकट से किसी तरह बाहर निकल जाएंगी, या वे भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए अपने काम करने के तरीके को, अपनी प्लानिंग को और अपनी दूरदर्शिता को मौलिक रूप से बदलेंगी। असली परीक्षा इसी बदलाव में है।